और सुधांशु जी, क्योंकि आपका हिस्ट्री में भी आपकी बहुत रुचि रहती है, भारतीय कला संस्कृति सभ्यता इसमें रुचि रहती है, तो उस हिसाब से बंगाल को समझें तो शायद कई सौ सालों के बाद कोई, अगर यही इंडिकेशन बरकरार रहता है, तो कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रही है। कितना खास है ये? देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कही। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना एक एडिटोरियल छापा जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और उसमें उसने ये लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये बहुत गंभीर बात थी। उसने कहा कि पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई, इससे पहले जिन दलों के हाथ में सत्ता रही उनके विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से प्रेरित थे अथवा वो उसके संवाहक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई, क्योंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो दिल्ली तो 2014 में मुक्त हुआ था। अब इतिहास में अगर देखें तो पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता कब्जा किया था, दिल्ली बाद में कब्जा हुई थी। अब इतिहास जब रिवर्स में गया है तो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से मुक्ति दिल्ली की पहले हुई, अब जाके मैं कह सकता हूं कि कोलकाता की मुक्ति हुई है। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को अटपटी भी लगे। हिंदू धर्म में शक्ति का महत्व बहुत अधिक है, और शाक्त जो हमारा सेक्ट है उसका पूर्वी भारत में बहुत महत्व है। तो आप देखिए, पूर्वी भारत में 3 बड़े शक्तिपीठ माने जाते हैं। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी, असम में मां कामाख्या और कोलकाता में मां काली जी। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी का 2 बार हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, असम में मां कामाख्या का तीसरी बार आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, और मां काली का, कलकत्ते वाली काली जी का आशीर्वाद पिछली बार आधा रह गया था, इस बार पूर्ण हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति पूर्ण प्रखरता के साथ उदय होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपको मां काली की भी शक्ति मिल गई है और यहाँ पर नंबर्स में भी नजर आ रहा है। लेकिन लेफ्ट ने इस बार, वाम ने राम का नाम भी जपा था देवेंद्र, और राम का नाम जपना भी काम नहीं आया है। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि पूरे देश से ही लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो रहा है गिनती की नजर में। केरल में भी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जो है उनके लिए शून्य ही है। सुधांशु जी, देखिए, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में इनका रूल समाप्त होने के बाद इनके 3 गढ़ रह गए थे। एक केरल था, और एक नॉर्थ कोरिया, और एक क्यूबा। चाइना तो नाम का कम्युनिस्ट है। अब इसके बाद भी मैं कह सकता हूं अभी भी लेफ्ट के कई गढ़ बचे हैं। वो क्या हैं? एक जेएनयू, एक मीडिया का एक लेफ्टिस्ट फैक्शन, और खान मार्केट गैंग जो लुटियन जोन। तो अभी सिमटते सिमटते भी, मगर अब लेफ्ट एक दूसरे रूप में सामने आ रहा है। आज लेफ्ट जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब जो उसका लक्ष्य है ना कि भारत में कैसे लड़ाई लगवानी है, भाषा पे, प्रांत पे, क्षेत्र पे, जाति पे, अब वो अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा जो ये नक्सल्स वाले लोग हैं, चूंकि अब नक्सलवाद भी गृह मंत्री जी ने समाप्त कर दिया, तो अब ये रूप बदल कर, जैसे रावण रूप बदल कर आया था, अब ये दूसरे प्रकार के रूप बदल के आने की बात करते हैं, और ये विविधता के नाम पर भारत में विभाजकता की बात करते हैं। और यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, केरल में इसको भी कोई लाइटर नोट पे समझे या सीरियस नोट पे समझे। देखिए, केरल में एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ आता था, मगर पिछली बार एलडीएफ की जगह यूडीएफ आना था, पर यूडीएफ नहीं आ पाया क्योंकि राहुल गांधी जी वहां के सांसद थे। अब इस बार राहुल गांधी सांसद नहीं है, प्रियंका गांधी सांसद है, यूडीएफ आ गया। कुछ समस्या है राहुल गांधी जी के साथ कि जहां जहां चरण पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा धार। जहां जहां वो पहुंच जाते हैं वहां निपट जाती है पार्टी। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मतलब 50 साल में पहली बार मौका था 2021 में, जब एलडीएफ की जगह यूडीएफ नहीं आया, जो नेचुरल था आना। और आज भी जो यूडीएफ आया है, आप नोट करके रखिए इसमें मुस्लिम लीग की कितनी सीटें। मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेकअप क्या है, कांग्रेस कितने पे आगे, मुस्लिम कितने लीग पे कितने पे आगे। और इनके नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन ने कहा था कि हम जमात इस्लामी का भी समर्थन लेंगे। अभी देखिएगा कि केरल में भी क्या स्वरूप निखर के सामने आता है इन लोगों का, यह भी देखने की बात है। अभी तक तमिलनाडु का जो इंडिकेशन नज़र आ रहा है, जो संकेत दिख रहा है, उस फैक्टर को कैसे देख रहे हैं कि अचानक से एक फिल्म स्टार आते हैं और इस तरह से सफलता हासिल करते दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि डीएमके के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के कारण जो परिस्थितियां बनी थी, मानी हुई बात है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का बहुत महत्व है।
तो जयललिता जी के जाने के बाद अब AIADMK के पास उस स्तर में कोई पर्सनालिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अभी वहां बहुत शैशव काल में है, तो उसका लाभ हो सकता है विजय जी को मिला हो, और जिस कारण से यह साफ दिखाता है कि DMK की जो पॉलिसीज थी उसका ये टोटल रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। DMK ने जिस ढंग की पॉलिटिक्स अडॉप्ट की कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई लगवानी है, तमिल हिंदी की लड़ाई लगवानी है, तो कभी कहना बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है, कभी जुडिशरी के खिलाफ स्टैंड लेना है, दीपोत्थून में अगर उनको लगता है कि न्यायालय का निर्णय उनके अगेंस्ट गया तो इम्पीचमेंट पे चले जाना है, हिंदू धर्म वायरस है, हिंदू धर्म HIV है और फलाना ढिमाका, इस ढंग की जो बातें की गई, मुझे लगता है सारे स्वांग रचने के बाद भी तमिलनाडु की जनता ने उन्हें हटाने का मन बनाया और पर्सनालिटी के आधार पे उसके लाभार्थी होते हुए विजय दिखाई पड़ा। जैसा कि सुधांशु जी आपने कहा कि DMK के ऊपर सनातन का अपमान करने का आरोप, असम में भी आप लोग कांग्रेस के ऊपर ये बात कहते हैं, बंगाल में भी ममता बनर्जी के ऊपर यही सनातन का के सेंटिमेंट के भावनाओं का ध्यान ना रखने का आरोप लगाते हैं। क्या कोई एक पैटर्न नज़र आ रहा है? क्या अभी तक के जो मैंडेट जो नज़र आ रहा है इसमें कोई पैटर्न है इस लिहाज से कि जो सनातन का ख्याल नहीं करेगा जनता उसे सबक सिखाएगी? देखिए विपिन जी, पैटर्न चुनाव नहीं, पैटर्न बहुत गहरा है। आपने प्रश्न पूछा तो मैं पैटर्न बताता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद बहुत सी एंटी इंडिया फोर्सेस थोड़ा कॉशियस हुई कि ये नेशनलिस्ट फोर्सेस इतनी स्ट्रांग भारत में नहीं होनी चाहिए। आप याद करिए जब अटल जी की भी सरकार आई थी तो उन्हें डर था और हमने परमाणु विस्फोट कर दिया था। मोदी जी के आने के बाद भारत का एरा ऑफ सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया, हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को किया, तो इनको लगा कोई बात नहीं, तुक्का लग गया होगा, बाई चांस आ गए, अगली बार नहीं आएंगे। और 2018 में आप याद करिए हम 4 चुनाव हारे थे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो इन्हें लग रहा था 2019 में तो हम आ ही जाएंगे, मतलब बीजेपी हार जाएगी। जब 2019 में हम 303 सीटें पाके आ गए, तब ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फोर्सेस इंटरनेशनल लेवल पे सक्रिय हुई, और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। उसके बाद आप याद करिए तुरंत ये शाहीन बाग शुरू हो गया, वो तो कोविड आया। कोविड के बाद मार्च 2021 में यूरोप में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है और मिस्टर क्रिस्टोफर शेरनेट को लगभग $4 लाख दिए जाते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए कि जो हिंदुत्व का राइज हो रहा है भारत में इसको कैसे टैकल करना है, और उसमें निष्कर्ष आता है जात का मुद्दा उठाना है और जात के मुद्दे को उठाकर हिंदू धर्म में लड़ाई करवानी। मार्च 2021, सितंबर 2021 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और आप देखिए मार्च 2021 के बाद ही कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाना शुरू किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं 2020 से पहले कभी दिखाइए कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया हो राहुल गांधी ने। अब आइए 2022 में तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म शुरू होता है और वो कंटिन्यूअस कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल उसकी भाषा तीखी होती चली जाती है। और उसके बाद आप देखिए 2024 आते आते वो डेंगू, मलेरिया, वायरस, फिर 2022 में कहीं रामचरितमानस फाड़ना, कहीं कुछ करने की बात करना, कहीं मनगढ़ंत आधार के ऊपर हिंदू समाज में लड़ाई लगवाने का प्रयास करना, तो फिर कभी भाषा के ऊपर लड़ाई। तो ये एक टेम्पलेट थी जिसमें विदेशी शक्तियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जो नहीं चाहती। अब इसमें सिर्फ इतनी टेम्पलेट नहीं है एंटी हिंदू। ये बताइए कर्नाटक में जो हमारी एप्पल की फैक्ट्री थी उसी में बवाल हो गया क्योंकि वो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। इतना वर्कर अनरेस्ट हो गया, तोड़फोड़ हो गई, करोड़ों का सामान लूट लिया गया। अब बताइए ये जो नोएडा में हुआ जिसमें पता चला 50 सोशल मीडिया अकाउंट 24 घंटे पहले बने थे और सब में लड़ाई लगवाने का प्रयास किया गया। तो ये एक भारी षड्यंत्र है और विपक्ष के नेता जाने में है या अनजाने में, तो वो जाने उनमें से कौन लोग जान के उस षड्यंत्र का हिस्सा हैं और कौन लोग अनजाने में षड्यंत्र का हिस्सा हैं। परंतु हमें ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी मैं कहता हूं भारत के विरुद्ध एक गहरा षड्यंत्र है, क्योंकि जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। अब साम दाम और दंड से तो भारत नहीं झुका है, अब भेद पैदा करने का प्रयास है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनावों के संकेत ये बता रहे हैं कि भारत की विवेकपूर्ण जनता अब इस भेद को भी समझती हुई दिखाई पड़ रही है।